हाय एवरीवन। तो कैसे हो यार सभी लोग। आई होप कि तुम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। अपना आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें पिछले लेक्चर्स में अपन ने कूलम लॉ के ऊपर क्वेश्चंस करे थे और पॉइंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कैसे लगता है उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि जो एक्सटेंडेड चार्जेज होते हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होते हैं उनके बीच में फोर्सेस कैसे लगते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं एलिमेंट बना करके। क्योंकि हमें फोर्स का फॉर्मूला था हमारे लिए, बस हमारे पास कूलम लॉ के हिसाब से पॉइंट चार्ज का ही है। उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बाकी एक्सटेंडेड चार्जेस के ऊपर फोर्सेस निकालने में। और लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी वगैरह के क्वेश्चंस भी लास्ट क्लास में हमने करे थे। ठीक है। तो उसके बाद में आज इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी और इक्विलिब्रियम के ऊपर कि चार्जेस का इक्विलिब्रियम, तो ऑसिलेशंस कैसे करेंगे चार्ज, उनके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यार फ्री रहने वाली हैं कंप्लीट कोर्स। और अगर तुम्हें क्लासेस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे सारी क्लासेस के फ्री अपडेट्स, नोट्स वगैरह तुम्हें सारे मिलते रहते हैं। और क्वेरी कोई हो प्रिपरेशन रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7696836922 पे। ठीक है। और उसके अलावा डाउट डिस्कशन के लिए जो भी पढ़ाया जा रहा है या किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है सब्जेक्ट को लेकर के, तुम जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ पे कोई डाउट आ रहा हो तो तुम डाउट ग्रुप में आकर डिस्कशन कर सकते हो, और डिस्कशन में इसकी लिंक मिल जाएगी। और उसके बाद में अगर तुम डायरेक्ट भी सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा, है ना। माफियाज डाउट क्लास ग्रुप सर्च करोगे तो ग्रुप मिल जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट उसमें एनरोल्ड हैं और अपने डिस्कशन करते हैं डाउट्स का। और मैं भी अपना टाइम निकाल करके उसमें बच्चों के डाउट्स के आंसर करता हूँ। और उसके अलावा 10:30 PM पे मैं डेली लाइव आकर के बच्चों के साथ डाउट डिस्कशन करता हूँ। बाकी लाइव सेशन की सारी अपडेट्स ग्रुप में मैं अपडेट कर देता हूँ जब भी कुछ चेंजेज होते हैं। तो अदरवाइज मैं 10:30 PM पे रेगुलरली सेशन लेता हूँ। तो इस सब से कनेक्ट होने के लिए तुम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चीज़ें अच्छी अच्छी मिल रही होंगी तुम्हें, है ना। आई होप कि तुम्हें पसंद आ रही होंगी। तो आज यार अपन स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में पता है कि हमने कवर कर लिया था लीनियर चार्ज डेंसिटी और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम कवर करने वाले हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले देखें सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगी जब चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और या फिर मैं बोलूँ कि व्हेन व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ब्यूटेड इन एरिया, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज में लेते हैं। और ये किसके बराबर होता है, इसको इसका डेफिनेशन क्या है। अगर मैं सिग्मा इसका सिंबल है, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज होगा, वैसे ही सरफेस मास डेंसिटी होती है कि चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में कितना चार्ज स्टोर है उसको हम बोलेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया को सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट जो होगी सिग्मा की वो होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, कि पर मीटर स्क्वायर कितना कूलम चार्ज है, ऐसा यूनिट जो होगी इसकी वही होगी। जैसे मान लो अगर कोई भी सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया पे अगर मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। यूनिफॉर्मली अगर उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मान लो मैंने इसका सरफेस एरिया ए है और उस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा बन जाएगा क्यू अपॉन में ए। और अगर इसमें अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम छोटे से एरिया में देखेंगे, डीए एरिया में। इस डीए एरिया के अंदर अगर मान लो चार्ज डी क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम सिग्मा को लिख देंगे डी क्यू अपॉन में डी ए। समझ में आ गई क्या बात, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो। फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन यूनिफॉर्म, ये तो हमेशा लग जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में डी क्यू बाई डी ए तो लग ही जाएगा, क्यू बाई ए लगेगा फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हो सकता है कि कहीं पे ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो, कहीं पे कम इकट्ठा हो, तो हम सीधा क्यू बाई ए करके हर जगह नहीं बोल सकते कि हर जगह इतनी डेंसिटी है ना। कहीं पे ज़्यादा डेंसिटी हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है। टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया, एवरेज डेंसिटी दे देगा, एवरेज इस तरह फैला हुआ है। बट हो सकता है किसी एक सेक्शन में ज़्यादा चार्ज हो, दूसरे में कम हो, तो उसमें फिर हम लोकेशन वाइज किसी पॉइंट के उसमें पोजीशन के हिसाब से डी क्यू बाई डी ए निकालेंगे कि किस जगह पे कितना चार्ज डेंसिटी है। तो छोटे से एरिया में देखेंगे डी क्यू चार्ज है और अगर उसका एरिया डी है तो उस जगह का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डी क्यू बाई डी ए बन जाएगा। समझ में आई बात, ये होता है। जैसे अब इसका इसका यूज़ क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसी भी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर मान लिया जाए कि मैं बोलूँ कि एक स्क्वायर है,
एक स्क्वायर है मान लो, इस स्क्वायर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसके सरफेस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका लेंथ L है और विड्थ B है। तो बोला जाए इस पर चार्ज कितना होगा, तो मैं डेंसिटी इंटू इसका एरिया लिख सकता हूँ क्योंकि यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सिग्मा इंटू L इंटू बी, इस पर टोटल चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है। समझ में आ गई बात। दूसरा अगर मैं बोलूँ कि ये तो बेसिक एग्जांपल्स हैं, मान लो सर्कल है, डिस्क है, ये डिस्क है, डिस्क के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो ये सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। मान लो इसकी रेडियस आर है, तो हम क्या लिख देंगे क्यू को, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या चीज़ें, पाई इंटू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से चार्जेस वगैरह ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर क्यू चार्ज दिया हो तो क्यू अपॉन में, यहाँ पे अगर क्यू दिया हो तो सिग्मा भी निकाला जा सकता है क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर से। क्लियर है चीज़ें, ये सिग्मा बन जाएगा। तो ये आपस के रिलेशन हैं इसके। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन को तुम लेंथ वाइज और सिग्मा वाइज कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो कि मान लो एक ये डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें एल लेंथ में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एल लेंथ है और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी विड्थ है बी, विड्थ है बी। तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी तो क्यू अपॉन में एरिया आ जाएगा, क्यू अपॉन में एल इंटू बी। लेकिन अगर मैं सिग्मा इंटू बी इधर ले आऊँ और ये लिखूँ क्यू अपॉन में एल, क्यू अपॉन में एल क्या हो जाएगा कि भाई इस एल लेंथ में टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्यू बाई एल क्या होगा, इसकी 1 मीटर में कितना चार्ज होगा, 1 मीटर लेंथ में ये टोटल चार्ज कितना होगा, ये इसका लीनियर मास डेंसिटी भी लिखा जा सकता है। भाई लिखा तो जा सकता है ना, इसको यूज में कर पाए ना कर पाए वो बात की बात है, लेकिन हम ये भी तो बोल सकते हैं भाई इस ये जो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसके एक्स लेंथ में कितना मास है वो भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स लेंथ में ये टोटल कितना चार्ज है ये कैलकुलेट करा जा सकता है। और लेंथ वाइज अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो हम बोल देंगे उसको कि भाई इस लेंथ में इतना चार्ज है, तो ये इसकी लीनियर मास चार्ज डेंसिटी है कि लेंथ के अलोंग चलते जाओगे तो इतना इतना चार्ज तुम्हें मिलता जाएगा। समझ में आ गई क्या बात। तो ये सिग्मा इंटू विड्थ ये लैम्डा बन जाएगा, तो लैम्डा क्या बन जाएगा, सिग्मा इंटू विड्थ। समझ में आ गई क्या बात। इस तरीके से तुम सिग्मा और लैम्डा में रिलेशन भी निकाल सकते हो। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, तो मैं लिख सकता हूँ रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड सिग्मा, ऐसे लिखा जा सकता है। सिग्मा और लैम्डा के बीच में रिलेशन लिखा जा सकता है लेंथ के लॉन्ग। तुम विड्थ के लॉन्ग भी लिख सकते थे, ये सिग्मा ये लैम्डा लॉन्ग लेंथ है, लैम्डा लॉन्ग लेंथ है। विड्थ के लॉन्ग लिखते हो तुम क्या करते कि एल को इधर रख लेते, और सॉरी एल को इधर ले आते, क्यू अपॉन में बी, क्यू अपॉन बी यानी कि इस लेंथ के लॉन्ग चलूंगा तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज ये इकट्ठा हो जाएगा वो पता लग जाता तुम्हें, क्यू अपॉन में बी और एल इधर आ जाता, फिर वो सिग्मा इंटू एल बन जाता। समझ में आ गई क्या बात। तो इस तरीके से सिग्मा और लैम्डा में भी रिलेशन निकाला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं पहले तुम्हें चार्ज डेंसिटी दोनों बता देता हूँ, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो हो सकता है तुम्हारा किसका, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसका, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें पता है, या फिर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, जब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब तुम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करोगे। और उसके लिए तुम जो इसका सिंबल होता है वो रो होता है, रो की जो यूनिट बनेगी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर क्यूब आ जाएगी भाई, पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। तो अगर इसके डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। भाई एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज स्टोर हो रखा है उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्या बोल देंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम अगर v है और इसमें चार्ज डेंसिटी ऐसे है, कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है तो रो बनेगा वो क्यू अपॉन में v बन जाएगा। ये किसके लिए, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के लिए। यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए सीधा सीधा टोटल चार्ज बटे टोटल वॉल्यूम किया जा सकता है। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर जगह की डेंसिटी फिर किसी भी जगह पे जाके देखोगे इतनी ही रहेगी। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो मैं एक छोटा सा वॉल्यूम लूंगा, यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम काट लूंगा डी वॉल्यूम, और उसमें मान लो चार्ज डी क्यू है तो इस रो को फिर मैं लिखूंगा डी वी अपॉन में डी क्यू। तो डी वी सॉरी डी क्यू अपॉन में डी वी,
भाई डीवी वॉल्यूम में डी क्यू चार्ज है तो डी क्यू बाई डी वी चार्ज डेंसिटी बन जाएगा, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो अगर यूनिफॉर्म है तब भी ये तो वैलिड है। अगर यूनिफॉर्म होगा तो जो क्यू बाई वी से वैल्यू आएगी वही डी क्यू बाई डी वी से वॉल्यूम आएगी। और भाई टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम, वही छोटे से वॉल्यूम में लूंगा तो छोटा सा चार्ज उतना ही आएगा, डी क्यू बाई डी वी सेम ही निकल के आएगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो फिर ये हर जगह अलग अलग आएगा। तो ये तो सिर्फ तभी लग सकता है जब चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो। चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो तो हम छोटे छोटे जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग डेंसिटी कैलकुलेट कर करके फिर टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो ये बन जाएगा, और ये वैलिड होगा फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म बोथ, फॉर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। ज़्यादातर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी में ही काम में लेंगे, जो यूनिफॉर्म ही होगी तो हम क्यों इस डिफरेंशियल फॉर्मेट में फंसेंगे, हम सीधा डेंसिटी को क्यू बाई वी लिख करके काम कर लिया करेंगे। ठीक है क्या? जैसे मान लो अगर क्यूब है तुम्हारे पास, ये मान लो कि तुम्हारे पास स्फेयर है, मान लो ये स्फेयर है, ये वॉल्यूम है तुम्हारे पास इसका v। तो यहाँ पे ये स्फेयर था, स्फेयर का अगर मान लो रेडियस r है और उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी डेंसिटी q अपॉन में वॉल्यूम लिखी जाएगी। q अपॉन में वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा, 4/3 पाई r क्यूब, ये इसका चार्ज डेंसिटी आ गया। मान लो तुम्हारे पास क्यूब है या क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड है मान लो तुम्हारे पास में, इसकी लेंथ विड्थ और हाइट अलग अलग है। तो इसमें अगर मान लो यूनिफॉर्म डेंसिटी दे दी जाए, चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म हो, ठीक है, ये ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम के अंदर, और क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी ये लेंथ एल है, विड्थ बी है और हाइट एच है। तो इसमें जो डेंसिटी बनेगी वो क्यू अपॉन में वॉल्यूम बन जाएगी, और ये बन जाएगा क्यू अपॉन में एल इंटू बी इंटू एच। तो अलग अलग शेप का अलग अलग वॉल्यूम होगा, लेकिन डेंसिटी उसी तरीके से लिखी जाएगी। और डेंसिटी पता हो तो हम टोटल चार्ज लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। समझ में आई बात? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एल बी एच से हम टोटल चार्ज भी लिख सकते हैं अगर डेंसिटी पता हो, चार्ज निकालना हो तो। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से हम इसको यूज में लेंगे, लेकिन ये तो हम एग्जाम्पल छोटे छोटे वो करें जिनमें यूनिफॉर्म डेंसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी हो तो कैसे करें? सबसे पहले मैं उसकी कैलकुलेट कर लेता हूँ, सरफेस मास डेंसिटी क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास में एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट में इधर से अगर मैं डिस्टेंस एक्स पे जाता हूँ तो इस डिस्टेंस एक्स पे, इस जगह पे, इस लाइन पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना, इस जगह पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो सिग्मा नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन में एल है। समझ में आई बात? हमने ऐसा मान लिया, कोई भी रैंडम फंक्शन मान लिया एक्स के हिसाब से, और एल जो है वो टोटल डिस्टेंस है इसकी एल, और विड्थ इसकी बी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी राइट में जाते जाते एक्स के साथ में बढ़ रही है, यानी कि सबसे लेफ्ट में अगर जाऊंगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्स की वैल्यू 0 पे सिग्मा नोट है। कहाँ पे? यहाँ पे एक्स 0 होगा तो यहाँ पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी सिग्मा नोट है, और जैसे जैसे जाऊंगा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी। यानी कि होगा क्या कि चार्ज डेंसिटी इस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ नहीं बढ़ रही। तो अगर मैं किसी भी जगह पे जाऊंगा तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, फिर यहाँ पे जाऊंगा तो वो ज़्यादा चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, फिर यहाँ पे जाऊंगा तो और ज़्यादा चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, लेकिन वो बदल रही है एक्स में चलने पर। इधर चलने पर यहाँ पे जो डेंसिटी है वही यहाँ पे डेंसिटी है, वो इधर चलने में बढ़ रही है, इधर चलने पर नहीं बढ़ रही है। तो किसी एक्स पोजीशन पे जाऊंगा तो इस तरफ जाने पर वो डेंसिटी नहीं बदलेगी, इस तरफ जाने पे बदलेगी। इस पे पूछा गया है कि टोटल चार्ज कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो अगर तुम चाहो तो एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ, एक दो सवाल तुम खुद समझ लो तो तुम खुद से भी कर पाओगे चीज़ें। ये चीज़ें करना बहुत मतलब मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आसान बच्चों को लगती नहीं है। तो एक एक चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ वो समझते जाओगे तो कोई समस्या आएगी नहीं तुम्हें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, आगे जब तुम पूरा ये पढ़ोगे चैप्टर तो उसमें बहुत हेल्प करेंगी तुम्हें ये मान लो पॉजिटिव चार्ज था और चार्ज डेंसिटी ऐसे दे रखी है। आगे जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह और एलिमेंट वगैरह लेना सीखना, इन सब में बहुत हेल्प करती हैं ये। मान लो मैं एक्स डिस्टेंस पे चला गया और एक्स डिस्टेंस पे जब मैंने गया तो डी एक्स लेंथ की एक डी एक्स विड्थ की मैंने एक स्ट्रिप मान ली। क्यों? क्योंकि मैं एक्स को बदलूंगा तो डेंसिटी बदल जाएगी, और मैं अगर चार्ज लिखना चाहता हूँ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बड़ा एरिया लूंगा तो हर जगह सिग्मा अलग है, तो मैं कौन से सिग्मा से मल्टीप्लाई करूँ? इसलिए मैं क्या करा कि एक्स डिस्टेंस पे जाकर के मैंने एक डी एक्स लेंथ की एक स्ट्रिप ले ली। समझ में आ गई बात? dx विड्थ की एक स्ट्रिप ले ली। इस dx विड्थ की स्ट्रिप के अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ से और यहाँ तक x में कोई खास बदलाव आया नहीं है, x से x प्लस dx तक। x में छोटा चेंज dx करा तो इसमें कोई सिग्मा में x के करस्पॉन्डिंग कोई खास चेंज हुआ नहीं है, तो सिग्मा में कोई बहुत खास चेंज होगा नहीं। तो इस छोटी सी स्ट्रिप में, क्योंकि इधर तो बदल नहीं रहा था, तो मैंने इसकी लेंथ के लॉन्ग इस अलोंग में मैंने वो स्ट्रिप ले ली, और इधर जा रहा था तो इधर मैंने छोटी सी स्ट्रिप ली ताकि x ना बदले।
अब इस छोटे से स्ट्रिप के अंदर जो चार्ज डी क्यू होगा उसको यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मान करके लिखा जा सकता है। इस स्ट्रिप में जो डी क्यू बनेगा वो सिग्मा इंटू इसका एरिया डी है। एक्स डिस्टेंस पे जो सिग्मा है तो सिग्मा नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन में एल है ही इंटू इसका डी ए। डी ए क्या लिखोगे बेटा, इस स्ट्रिप का डी ए, इसकी लेंथ है बी और विड्थ है डी एक्स, तो डी ए जो बनेगा इसका वो बन जाएगा बी इंटू डी एक्स। तो बस ये डी क्यू क्या बन जाएगा इसका, सिग्मा नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन में एल इंटू बी इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल चार्ज को जीरो से लेकर के एल तक। तो डी क्यू हर छोटी स्ट्रिप का डी क्यू कैलकुलेट हो के डी क्यू ऐड हो के टोटल चार्ज क्यू बन जाएगा। समझ में आई क्या बात। हम हर डिस्टेंस एक्स पे, किसी भी डिस्टेंस एक्स पे जाकर के डी एक्स की स्ट्रिप काटेंगे, यहाँ पे जीरो पे भी डी एक्स की काटेंगे, फिर अगले डी एक्स की, फिर अगले डी एक्स की, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट काट करके और छोटे छोटे डी क्यू को ऐड कर रहे हैं, उस एडिशन को इंटीग्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो सभी स्ट्रिप्स के टोटल चार्जेस ऐड हो के कितना बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लो, वो टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा सिग्मा नोट और 1 प्लस सिग्मा नोट इंटू बी तो बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन में देखो 1 का इंटीग्रेशन तो एक्स प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये एल ऐसे था ही, इसकी लिमिट जीरो से एल तक लगा दो। तो क्यू कितना बन जाएगा बेटा, सिग्मा नॉट बी, एक्स की अपर लिमिट है एल प्लस एल स्क्वायर बाई 2l माइनस लोअर लिमिट है 0 प्लस 0, और ये बन जाएगा सिग्मा नॉट बी, और क्या बन जाएगा बेटा ये एल, एक एल से एक एल कट ही जाएगा, एल प्लस एल बाई 2 3l/2। तो जो चार्ज बनेगा टोटल सिग्मा नॉट 3 सिग्मा नॉट एल इंटू बी अपॉन में 2, ये टोटल चार्ज बन जाएगा। क्लियर है क्या। इस तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, देख लो मतलब कंसेप्ट क्या है उसके पीछे। ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो हम जिस तरफ वेरिएबल होगा उस तरफ जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे ताकि जो वेरी कर रही है वो चीज़ उसको हम फिक्स कर पाएं। एक्स बदल रहा था तो हम एक्स को फिक्स कैसे कर सकते थे कि हम छोटा सा स्ट्रिप ले लें डी एक्स जिसमें एक्स ना बदले, और इस तरफ तो तुम चाहे कितना ही बड़ा एलिमेंट ले लो, चार्ज डेंसिटी वैसे ही नहीं बदल रही। समझ में आई क्या बात, क्लियर है। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लो, मान लो डिस्क है, मान लो तुम्हारे पास डिस्क है ये, और डिस्क के अंदर सेंटर से ये कैपिटल आर रेडियस की डिस्क है, आर इसकी रेडियस है, और इसमें गिवन ये है कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है आर के साथ बदल रही है, और डेंसिटी का फंक्शन है रो नॉट आर स्क्वायर, सिंपल सिंपल सा फंक्शन है रो नॉट आर स्क्वायर। अब फंक्शन कैसा भी दे दे कंसेप्ट सेम ही रहता है। इसमें बोल रहा है कि टोटल चार्ज कैलकुलेट करो, क्यू टोटल कैलकुलेट करो कि इस पर टोटल कितना चार्ज इकट्ठा हो रखा होगा डिस्क के ऊपर, अगर चार्ज डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है तो हम क्या करेंगे भाई, डिस्क है आर रेडियस पे जाने पर वो डेंसिटी बदल रही है, तो हम सिग्मा इंटू रो इंटू एरिया तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रो तो बदल रहा है, हम कौन सा रो से मल्टीप्लाई करें। इसलिए हमें कुछ ऐसा जुगाड़ बनाना पड़ेगा कि हम रो को कांस्टेंट बना करके डेंसिटी इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया कर पाएं। बट वो करेंगे कैसे, आर के साथ वो बदल रहा है डेंसिटी, आर के साथ डेंसिटी बदल रहा है, तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ बनाना पड़ेगा जहाँ हम रेडियस को कांस्टेंट मान सके। रेडियस को कांस्टेंट कब मान सकते हो तुम, जब तुम सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस के रेडियस पे जाकर के एक डी आर थिकनेस की एक स्ट्रिप बना लो, क्योंकि ये डिस्क है पूरी, है ना, प्लेट है, तो इसमें क्या बनेगा, सेंटर से स्मॉल आर रेडियस पे जाकर के तुम और डी आर थिकनेस की एक रिंग ऐसा मान लो, डी आर थिकनेस का ये स्ट्रिप मान लो, सर्कुलर स्ट्रिप। इस स्ट्रिप के अंदर ये विड्थ जो है इसकी ये मान लो ये डी आर है, क्या है, डी आर विड्थ है। तो इस स्ट्रिप में यहाँ पे जो चार्ज इकट्ठा होगा ना, इस चार्ज के लिए मैं रेडियस को, यहाँ की रेडियस और यहाँ की रेडियस, अंदर और बाहर की लगभग रेडियस सेम ही मान सकता हूँ। और ये डी आर जो दिख रहा है ना उससे भी बहुत हजारों गुना छोटा होता है, इतना छोटा डी आर होता है। हम जो एलिमेंट लेते हैं बस हम दिखाने के लिए थोड़ा सा बना देते हैं, यहाँ पे आर का कोई खास फर्क नहीं आ रहा, तो उस बहुत छोटे से एलिमेंट में तो वैसे भी नहीं होगा। तो इनर और आउटर पॉइंट्स पे अगर मैं देखूंगा तो रेडियस लगभग सेम ही है, तो डेंसिटी यहाँ से और यहाँ तक लगभग सेम ही रहेगी, वो रो नॉट इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि आर डिस्टेंस पे जाकर के हमने स्ट्रिप काटी है, तो आर डिस्टेंस की डेंसिटी तुम्हें पता है। तो इस वाले स्ट्रिप के अंदर अगर मैं चार्ज देखूंगा कितना होगा, तो इस स्ट्रिप के अंदर मैं डी क्यू लिख दूंगा, डी क्यू बन जाएगा इसका सॉरी रो नहीं सिग्मा लिखना पड़ेगा हमें, रो का सिंबल, वैसे सिग्मा लिख सकते हो, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता होना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है, बट कंफ्यूज रहोगे तुम बाद में, इसलिए मैं लिख देता हूँ, कूलम पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है, चलो यूनिट दे देता हूँ, फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो डी क्यू जो बन जाएगा वो डी क्यू बन जाएगा सिग्मा इंटू इसका डी ए। तो सिग्मा इंटू डी ए क्या बनेगा, देखो इस स्ट्रिप को काट के अगर तुम सीधा करोगे तो कितने लेंथ की बनेगी, सीधा कर दो इसको, 2 पाई आर लेंथ की बनेगी, और इसकी विड्थ कितनी है ये डी आर, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर इसका क्या बन जाएगा डी ए, 2 पाई आर इसकी लेंथ और डी आर इसकी विड्थ, तो 2 पाई आर इंटू डी आर इसका एरिया बन जाएगा। तो जो डी क्यू बनेगा वो 2 पाई सिग्मा नोट की, सिग्मा की वैल्यू रख दो सिग्मा नोट आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर।
तो डी क्यू में सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई तो कॉमन आ जाएगा, और ये आर क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब डी आर बन जाएगा। इंटीग्रेट कर लेंगे जीरो से कैपिटल आर रेडियस में, तो हर छोटी रिंग के ऊपर सरफेस पे आने वाला जो चार्ज है वो ऐड होते 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 टोटल जीरो से कैपिटल आर तक अगर मैं ऐसे स्ट्रिप्स का एरिया ऐड कर दूंगा सिग्मा इंटू डी ए, तो टोटल चार्ज क्यू बन जाएगा। वो बन जाएगा सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई और आर क्यूब का इंटीग्रेशन बन जाएगा आर की पावर 4/4 लिमिट जीरो से कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर की पावर 4। अब कैपिटल आर रख दूंगा उसमें, तो क्यू बन जाएगा तुम्हारे पास सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर की पावर 4/4, और इस 4 से 2 कट जाएगा तो नीचे 2 आ जाएगा, तो क्यू बन जाएगा बेटा कितना सिग्मा पाई आर की पावर 4/2, इतना चार्ज बन जाएगा। क्लियर है क्या यार? तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं टोटल चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने की, और अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, अलग अलग सरफेस तरीके एरिया हो सकते हैं, है ना? तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो चीज़ें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्ट्रिप एरिया तुम्हें उस तरीके से लेना है जो तुम्हारा वेरिएबल चीज़ है वो कांस्टेंट हो जाए। यहाँ पे रेडियस बदल रही थी तो हमने रेडियस के लॉन्ग जाकर के डी आर थिकनेस का एक स्ट्रिप मान लिया ताकि रेडियस कांस्टेंट हो जाए। यहाँ पे इस लेंथ के लॉन्ग डेंसिटी बदल रही थी तो हम एक्स पे आकर के डी एक्स थिकनेस का स्ट्रिप ले लिया जिसमें हम एक्स को कांस्टेंट मान सके। बस यही कंसेप्ट होता है, ठीक है? तो इस तरीके से तुम क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ, तुम घर पे जाके ट्राई कर लेना, और अगर नहीं हो तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। ये ट्राइंगल है मान लो, ठीक है? और ट्राइंगल में जो डेंसिटी है चार डेंसिटी वो हाइट के साथ, यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि यहाँ से वाई हाइट नीचे, यहाँ पे जो चार डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पे जो चार डेंसिटी है वो सिग्मा तुम्हें दे रखा है सिग्मा नॉट y/h इतना दे रखा है, और h जो है वो पूरे ट्राइंगल की हाइट है, h पूरे ट्राइंगल की हाइट है, और इसका विड्थ जो है बेस वो b है, ये तुम्हें दे रखा है। ये ट्राइंगल है जिसकी हाइट h है और विड्थ b है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये और ये साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है ना? यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, इतना तुम्हें दे रखा है। और ये बेस है, ये हाइट है, और सिग्मा तुम्हें दे रखा है सिग्मा नॉट y/h आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसमें टोटल चार्ज क्यू तुम्हें कैलकुलेट करके लाना है। तुम ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हें नहीं सोल्व होता है, बाकी तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वही करना है कि वाई के हिसाब से बदल रहा है तो वाई पे जाकर के डी वाई थिकनेस की एक स्ट्रिप ले लो और इसकी लेंथ निकाल लो बी और एच के फॉर्मेट में और वाई फॉर्मेट में, इसका डी निकाल करके इसका डी क्यू लिखो और उसको इंटीग्रेट कर लो। बट अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, आंसर वेरीफाई करना हो या फिर तुम्हें कोई भी समस्या आ रही है उसको सोल्व करने के लिए, तुम्हें पता है फिर कहाँ पे आना है। अगर तुम्हें डाउट आता है इसके अंदर तो तुम फिजिक्स माफिया टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, डिस्कशन ग्रुप या फिर बोलो डाउट ग्रुप माफियाज डाउट किलर्स। ठीक है, इसमें तुम आकर के अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो, बाकी बच्चों से भी कर सकते हो, मुझसे भी कर सकते हो, मैं डेली इस पर लाइव सेशन लेता भी हूँ। ठीक है ना? तो इतना ठीक है, अगर तुम कर पा रहे हो तो ये तुम कर लेना खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्वेश्चंस करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी यानी कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी में तुम्हें पता ही है कि जैसे मान लो मैं बोलूँ कि एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये स्फेयर है ना, आर रेडियस का, और इसका ऊपर इसके अंदर जो चार्ज स्टोर्ड है वो क्यू चार्ज स्टोर्ड है। अब हमने बोला कि इफ एन स्फेयर इफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस r/2 is cut from the given sphere, अगर इस पूरे स्फेयर में से r/2 इस ये r रेडियस का स्फेयर है ना, इसकी जो रेडियस दे रखी है वो r दे रखी है, इसमें से हमें r/2 रेडियस का एक स्फेयर काटना है, यानी कि r डायमीटर का, जैसे यहाँ से काट लिया r डायमीटर का, यहाँ से काट लिया, बीच से काट लिया r/2 रेडियस का, एक स्फेयर कट करना है। ठीक है ना? फाइंड चार्ज रिमेनिंग ऑन द रिमेनिंग स्फेयर हमने क्या करा, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में कि भाई क्यू चार्ज था टोटल आर रेडियस के स्फेयर पे। अभी हमने क्या करा कि इसमें से आर रेडियस का r/2 रेडियस का एक स्फेयर काट के बाहर निकाल दिया,
तो जो रिमेनिंग बचा हुआ स्फीयर है उस पर टोटल चार्ज कितना बचा। समझ में आई क्या बात, ये बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो इसमें तो वैसे कोई समस्या नहीं होगी, और यूनिटरी मेथड से तुम कर भी सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो। और अगर नहीं बन रहा है तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, नहीं बन रहा है तो देख लो सोल्यूशन, ठीक है। हमने मान लो किसी भी जगह से एक r/2 रेडियस का स्फीयर ये कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से कर दिया, मान लो ये r/2 रेडियस का स्फीयर था। इस r/2 रेडियस के स्फीयर में इसको मैं अगर बाहर उठा लूँ, r/2 रेडियस के स्फीयर में कितना चार्ज होगा, इसमें मान लो q चार्ज है, ठीक है। तो इसके चार्ज q को निकालने के लिए मैं लिखूँ कि भाई इसमें कैपिटल R रेडियस में चार्ज कैपिटल Q है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी को Q अपॉन में वॉल्यूम लिखा जा सकता है। Q अपॉन में वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, और ये रेडियस है r/2। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम v डैश लिख दें इसका, तो 4/3 पाई कैपिटल r/2 का क्यूब बन जाएगा। समझ में आ रही बात, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा, 4/3 पाई r/2 रेडियस इसका क्यूब करना है हमने को। तो जो वॉल्यूम बनेगा v डैश इसका, वो कितना बन जाएगा, 4/3 पाई r³ बन जाएगा 8। तो अगर इसको वॉल्यूम v बोलता हूँ मैं, इसका वॉल्यूम v बोलता हूँ, तो ये v/8 वॉल्यूम है ना यार, सिंपल सी बात है। अगर इस पूरे का वॉल्यूम v है तो इसका वॉल्यूम v/8 है, खत्म कहानी। अगर डेंसिटी की बात करूंगा तो डेंसिटी तो यहाँ पे भी उतनी ही होगी जितनी पूरे में, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस पे जो चार्ज q बनेगा वो कितना बन जाएगा, डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। डेंसिटी कितना बन जाएगा, डेंसिटी होगा q अपॉन में v इंटू वॉल्यूम कितना है v/8, v से v कट गया, चार्ज कितना आ गया q अपॉन में 8। समझ में आ गई क्या यार, इस तरीके से तुम कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का कोई क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसमें डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। हम मान लेते हैं कि एक अपने पास रेक्टेंगल है, मान लो रेक्टेंगल से बना हुआ क्यूबॉइड है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम, ऐसा कुछ कहीं भी क्वेश्चन बना सकते हैं वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। ये मान लो ये है तुम्हारा क्यूबॉइड, इसमें जो लेंथ l है, विड्थ b है, और हाइट h है। इसमें बोल रखा है कि लेंथ x के लॉन्ग, l के लॉन्ग डिस्टेंस x पे चलने पर, x डिस्टेंस पे चलने पर ये जो हाइट बनेगी, इस हाइट में, हाँ यहाँ पे, और इसमें अगर मैं देखूंगा तो इस तरफ क्या बनेगा, ये साइड ऐसे, इस जगह पे, इस क्रॉस सेक्शन पे, इस जगह पे जाने पर चार्ज डेंसिटी जो बनती है वो रो का फंक्शन दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ x। इस जगह पे जाने के बाद में जो चार्ज डेंसिटी बनती है यहाँ पे, वो रो दे रखा है ρ0 x², ρ0 x², ऐसा कोई x का फंक्शन दे दिया, कुछ भी दे सकता है, sin x को से कुछ भी दे दिया, क्या फर्क पड़ता है ना। तो x ρ0 x² कोई फंक्शन दे दिया, हमें कंसेप्ट सीखना है, फंक्शन चाहे जैसा भी हो। इस तरीके से जाऊंगा तो x में जाने पर चार्ज डेंसिटी बदल रही है, और डेंसिटी बदल रही है रो, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। यानी कि इस क्रॉस सेक्शन पे रहूंगा तो कोई चार्ज डेंसिटी नहीं बदलेगी, अगले क्रॉस सेक्शन पे जाऊंगा तो x बदल जाएगा तो चार्ज डेंसिटी बदलेगी, फिर अगले पे जाऊंगा तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बदलेगी, फिर अगले पे जाऊंगा तो चार्ज, लेंथ के लॉन्ग बदल रही है, क्रॉस सेक्शन विड्थ और हाइट के लॉन्ग नहीं बदल रही है। इस पर क्यू टोटल पूछ लिया तुमसे कि टोटल चार्ज कितना स्टोर्ड होगा। अब इसमें क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी तुम करना, आगे और क्वेश्चन दूंगा वो तुम करना ट्राई, कि भाई x में जाने पर हमारी चार्ज डेंसिटी बदल रही है ना, कंसेप्ट वही है कि भाई x में जाने पर चार्ज डेंसिटी बदल रही थी, तो हम एक ऐसा एलिमेंट लें जिसमें जाने पर x ना बदले। तो हम क्या करेंगे भाई, x पे जा करके हम dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लेंगे, क्या लेंगे, x पे जा करके हम dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लेंगे, और उससे होगा क्या, इस dx लेंथ के एलिमेंट में मैं चार्ज डेंसिटी को यूनिफॉर्म मान सकता हूँ। इस छोटे से विड्थ के अंदर, इस छोटी सी स्ट्रिप के वॉल्यूम के अंदर, इस छोटी सी स्ट्रिप के इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज डेंसिटी लिखी जा सकती है। ρ0 x² किसी डिस्टेंस x पे ही चले गए, और x में जाकर के हमने ये जो स्ट्रिप की विड्थ ली है ना, ये विड्थ हमने dx ली है, x पे जाकर के मैं dx विड्थ की स्ट्रिप ले लिया, इसमें x कोई खास चेंज हो नहीं रहा, तो यहाँ पे डेंसिटी चेंज नहीं हो रही। तो इस क्रॉस सेक्शनल वाले वॉल्यूम के अंदर, इस क्रॉस सेक्शन पे आने वाले वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी को यूनिफॉर्म मान करके इस वॉल्यूम का dv, वॉल्यूम का इसका वॉल्यूम अगर मैं लिखूं dv है, तो इसमें जो dq लिखा जाएगा वो रो इंटू dv से सीधा लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी नहीं बदल रही। अदरवाइज तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में मैं डेंसिटी कहाँ की रखता, हर जगह की डेंसिटी अलग थी, बट इसमें मैंने स्मार्टली एलिमेंट ही ऐसा लिया जिसमें x को मैं बदल ही नहीं रहा, x लगभग कॉन्स्टेंट ही है, तो रो भी लगभग कॉन्स्टेंट मान करके रो इंटू dv करके dq निकाला जा सकता है।
अब इसका वॉल्यूम अगर लिखें डी वी कितना होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू विड्थ डी एक्स। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में तो कोई फर्क ही नहीं है ना, वो तो वैसा का वैसा ही है, बी इंटू एच, बस विड्थ है इसकी डी एक्स। तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना, वो क्यूबॉइड बन गया एक तरीके से डी एक्स विड्थ का। तो इसका जो वॉल्यूम बन गया डी वी बन जाएगा एरिया एल इंटू सॉरी बी इंटू एच, वी इंटू एच इंटू डी एक्स। अब इसका डी क्यू लिख लो, डी क्यू में रो आ जाएगा, रो तो रो नॉट एक्स स्क्वायर इंटू इसका वॉल्यूम कितना बन रहा है बी इंटू एच इंटू डी एक्स। अब इसमें डी क्यू जो बनेगा रो नॉट बी इंटू एच अलग आ जाएगा और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अलग आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लो, एक्स की वैल्यू 0 से और एल तक पूरा इंटीग्रेट कर लो, एक्स की वैल्यू 0 से और एक्स की वैल्यू एल तक पूरा इंटीग्रेट कर लो, और ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन से टोटल चार्ज क्यू, हर एक छोटे स्ट्रिप के अंदर आने वाला चार्ज, रो नॉट बी इंटू एच, और ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 सॉरी इंटू में एक्स क्यूब बाई 3 और इसकी लिमिट 0 से एल तक। तो ये चार्ज क्यू बन जाएगा रो नॉट बी इंटू एच इंटू एल क्यूब बाई 3, ये चार्ज बन जाएगा। क्लियर है क्या यार, समझ में आ रही बात? तो रो नॉट बी इंटू एच इंटू एल क्यूब बाई 3 इतना टोटल चार्ज बन जाएगा यहाँ पे। उसमें कोई समस्या हो तो बताओ, इस तरीके से कर सकते हैं, आराम से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्फेयर का ले लेते हैं। एक स्फेयर है, रेडियस कैपिटल आर है, इसके अंदर आर डेंसिटी पर जाकर, इसमें मैंने क्या लिया था, एक सेकंड, हाँ ये डिस्क थी ना, ठीक है। फिर तो मैं सेंटर से आर डेंसिटी पे जाकर के, सेंटर से आर डेंसिटी पे सॉरी आर रेडियस पे जाकर के मैंने अगर बोला कि डेंसिटी देखी, तो वो डेंसिटी रो का फंक्शन आ रहा था रो नॉट 1 प्लस आर अपॉन में, या फिर सिंपल ही ले लेते हैं, कैलकुलेशन क्यों बढ़ाते हैं, कंसेप्ट सीख लेते हैं, रो नॉट आर स्क्वायर ले लेते हैं, रो नॉट आर स्क्वायर ले लिया हमने। इतना ही है तुम्हारा चार डेंसिटी रो के साथ में, और ये कूलम पर मीटर क्यूब में दे रखी है, इतनी चार डेंसिटी है। तो इस स्फीयर में टोटल चार्ज कितना स्टोर्ड होगा वो बताना है। फिर से वही बात कि हमारी चार डेंसिटी आर के साथ बदल रही है, तो हम आर पे जाकर के एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसके अंदर हम चार डेंसिटी कॉन्स्टेंट मान करके उसका चार्ज लिख सकें और फिर उसको इंटीग्रेट कर सकें पूरे के अंदर। ऐसा कैसे होगा, सोचो और अपना सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, और वीडियो पॉज करके सोल्व करो और फिर आकर के सॉल्यूशन देखो, क्योंकि खुद से करना बहुत जरूरी है। देखो मैं हर बार हर क्वेश्चन में यही बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन सोल्व करो। क्यों करो? क्योंकि जब तक तुम खुद अपना दिमाग नहीं लगाओगे ना, तो चीज़ें तुम्हारे लिए ईजी नहीं होंगी। देखने में सब कुछ आसान लगता है, दिमाग में जब तक चीज़ें जा रही हैं बहुत अच्छा लगता है। जब वापस निकालने की बारी आती है ना दिमाग से, उसको यूज करने की बारी आती है, तब डिफिकल्टी फेस होती है, तब तुम अपना दिमाग लगाते हो, तब तुम्हारा दिमाग खुद का और खुद से एफर्ट करना स्टार्ट करता है, तब तुम चीज़ें सीखते हो। सिर्फ अंदर जा रहे हैं दिमाग में, उससे चीज़ें नहीं सीखी जाती। तुम खुद से एफर्ट करना चाहोगे, उसमें तुम गलतियां करोगे, तुम अटकोगे, फिर सोचोगे, यार इस स्टेप के बाद क्या लिखूं, वहां पे तुम्हें जरूरत नीड होगी कि मैं क्या लिखूं, और उस समय तुम्हें जरूरत होगी कि जो सर ने बताया उसको मैं कैसे अप्लाई करूं। समझ में आई की बात? इसलिए इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, ठीक है। खैर अगर तुमने इसको ट्राई किया है तो फिर अपन मैं इसको सोल्यूशन बताता हूँ। आर रेडियस पे जाने पर डेंसिटी बदल रही है, तो मैं कि एक ऐसा जुगाड़ बना लूँ जिसमें रेडियस ही ना बदले, तो रेडियस ना बदले इन द सेंस हम रेडियस को कांस्टेंट बना करके काम कर लें। तो आर रेडियस पे जाकर के अगर मैं ये एलिमेंट लेता हूँ, उससे अच्छा है मैं डी आर थिकनेस का एक शेल ले लूँ। समझ में आई? आर रेडियस पे जाकर के ये शेल ले लेता हूँ, ये शेल ले लिया मैंने, शेल ऑफ विड्थ, इसकी विड्थ कितनी है डी आर। इस डी आर विड्थ के अंदर यहाँ से यहाँ तक रेडियस चेंज हुई नहीं, तो डेंसिटी को यूनिफॉर्म माना जा सकता है। तो इसके वॉल्यूम डी वी में सेल का वॉल्यूम अगर डी वी लिखूँ तो क्या बन जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, उसकी विड्थ है डी वी डी आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर ऐसे लिखा जा सकता है। या फिर स्फीयर का वॉल्यूम आर रेडियस में कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वी अपॉन में डी आर क्या बनता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा 3 आर स्क्वायर, और ये देखो 3 से 3 कट गया, डी आर चला जाएगा, तो डी वी बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट ये बन गया। ऐसे भी कर सकते हो, बाकी सिंपल है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखो इंटू उसकी थिकनेस लिख दो, वॉल्यूम आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। ये बन जाएगा तुम्हारे पास में वॉल्यूम डी वी इसका। और इसमें डी क्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डी वी, डेंसिटी है रो नॉट आर स्क्वायर और डी वी इसका वॉल्यूम कितना 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। 4 पाई रो नॉट तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर आर पावर 4 डी आर बन जाएगा, और ये डी क्यू, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे टोटल, तो टोटल चार्ज आ जाएगा 0 से कैपिटल आर में इंटीग्रेट करेंगे तो हर एक थिन शेल के अंदर आने वाले चार्जेस की कैलकुलेशन हो करके ऐड हो जाएगी, और वो बन जाएगा 4 पाई रो नॉट
4 पाई रो नॉट इंटू आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन बन जाएगा आर की पावर 5 अपॉन में 5, और लिमिट 0 से कैपिटल आर तक क्यू बन जाएगा 4 पाई रो नॉट और आर की पावर 5 अपॉन में 5। तो टोटल चार्ज क्यू कितना बन जाएगा बेटा, 4 अपॉन में 5 पाई रो नॉट आर की पावर 5। क्लियर है क्या यार, समझ में आ रही बात? 4 अपॉन में पाई 4 अपॉन में 5 पाई रो नॉट आर की पावर 5, ये टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। क्लियर है? आई होप कि तुम्हें ये चीज़ों में थोड़ी सी आसानी फील हो रही होगी। तो इस तरीके से तुम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज वगैरह ये सब कैलकुलेट कर सकते हो, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट क्लास में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी भी सीख ली थी। खैर, इस सब के बाद में हम चीज़ें आ जाते हैं थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे कि भाई हम ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें फोर्सेज वगैरह, इसमें भी चलो मैं एक होमवर्क दे देता हूँ इस क्वेश्चन, इसमें भी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के लिए भी होमवर्क लिख लो, चलो ठीक है। और ये भी होमवर्क था, सरफेस चार्ज डेंसिटी में दिया था ये होमवर्क, ये भी होमवर्क था तुम्हारा। डिस्कशन कर ले, सोल्व कर लेना, और कोई इश्यू हो तो फिर आके डिस्कस कर लेना ग्रुप पे, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, कोई भी रैंडम फंक्शन किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट में मान लेते हैं। जैसे उसमें ट्राइंगल माना था, इसमें कौन मान लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। इसमें हमने मान लिया कौन है, ठीक है, ये कौन है और इस कौन की कुछ हाइट है, उस हाइट के अकॉर्डिंग हमने एक कौन बना रखा है। ये मान लो ये एच हाइट का कौन है, एक एच हाइट का कौन है ऐसे, और इसकी रेडियस है, बेस रेडियस है आर। बेस रेडियस कितनी है बेटा, वो है कैपिटल आर, और हाइट है कैपिटल एच। कैपिटल आर इसकी रेडियस है और हाइट इसकी कैपिटल एच है, ठीक है। इसमें इसमें समस्या ये है कि इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो वाई के साथ बदल रही है। सिमेट्रिक तरीके का क्वेश्चन बना लेते हैं कि हाइट वाई पे आकर के नीचे देखा तो यहाँ की जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है इस कौन के अंदर, इस कौन के सॉलिड कौन है, इसके अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है वो रो नॉट वाई स्क्वायर बाई एच इस तरीके से गिवन है। रो नॉट वाई स्क्वायर अपॉन में एच इस तरीके से चार्ज डेंसिटी गिवन है, या फिर रो नॉट वाई स्क्वायर ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है। रो नॉट वाई स्क्वायर ऐसे चार्ज डेंसिटी गिवन है, इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल चार्ज कैलकुलेट करके लाना है तुम्हें इस कौन के अंदर, ये सॉलिड कौन है, इसमें चार्ज अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट चार्ज डेंसिटी वाई के साथ में जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसका तुम्हें टोटल चार्ज कैलकुलेट करके लाना है। तो ये आज का होमवर्क है ना। आगे चलो, आगे हम क्वेश्चंस करते हैं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, है ना। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, या फिर जब हमने चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना सीखा है तो हम इसका यूज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसमें तुम वेरिएबल वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की वजह से किसी एक दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स निकालना सीख जाओ, ठीक है। तो कैसे करोगे, मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, और इसकी वजह से अगर मैं बात करूं, खैर ये अभी के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको आगे ही कर लेंगे। अभी के लिए इसको हम एक तरीके से हटाते हैं, क्योंकि अभी करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत भारी चीज़ हो जाएगी फोर्स कैलकुलेट करके देना इसमें, ठीक है। अदरवाइज जब हम आगे की तरफ थोड़ा और एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तब तुम्हें इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तब कर लेंगे। अभी के लिए छोड़ो इसको, अभी के लिए हम जो अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए वो करते हैं, ठीक है। अदरवाइज तुम कंफ्यूज रहोगे, है ना। या फिर तुम चाहो तो लिख ले जाओ कि ये रिंग है एक, इस रिंग की वजह से, खैर ये मैं करवा चुका हूँ, तो उसके अलावा ऐसा मान लो कि डिस्क है, ठीक है। रिंग के ऊपर एक्सिस पे रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना मैंने सिखा दिया। अभी तुम ये बताओ कि ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और रेडियस इसकी आर है। इसके एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे डिस्टेंस एक्स पे, यहाँ से डिस्टेंस एक्स पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है। उस पर तुम्हें फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन क्यू कितना होगा, बस ये कैलकुलेट करके लाना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क है तुम्हारा। करना कुछ नहीं, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ।
सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाकर के वही रेडियस रिंग मान लेना, रिंग के एक्सिस पे फोर्स निकालना। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें क्वेश्चन करवा रखा है ना, हमने पेयर बना बना करके करे थे रिंग से भी, फिर हमने वो निकाला था फोर्स। तो दो दो चार्जेस के पेयर से भी वही फोर्स आता है जो रिंग से आता है ना। तो वो रिंग से मैंने फोर्स निकालना सिखा रखा है। सेम कंसेप्ट आर डिस्टेंस पे जाके स्मॉल आर डी आर थिकनेस की रिंग मान करके, सिग्मा यूनिफॉर्म ही है तो उसमें डी क्यू सिग्मा इंटू डी ए करके उसका डी क्यू लिख लेना, उसकी वजह से फोर्स निकाल लेना इस पे, एक्सिस के अलोंग आएगा और उसको जीरो से कैपिटल आर में इंटीग्रेट कर देना तो टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा। ये इसका हिंट है, ये तुम करके आ सकते हो। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम एंड ऑसिलेशंस। इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन क्या है कि अगर कोई पार्टिकल पे, अगर किसी पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा है, अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, इस पार्टिकल पे या फिर कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे अगर कोई फोर्सेस लग रहे हैं और अगर ये फोर्सेज इसको मूव करवाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस पे अगर कोई फोर्स लगता है अपनी इस एक्सिस के अबाउट या किसी लोकेशन पे, इस पे मान लो नेट फोर्स जीरो है, अगर मान लो इस पे नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूं एक्स और यहाँ पे आने के बाद में, इधर डिस्प्लेस करने के बाद में इस पे जो फोर्स है यहाँ पर डिस्प्लेस करने के बाद में, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ पे डिस्प्लेस करने के बाद में इस पे जो फोर्स लगता है वो इधर की तरफ लगता है, डिस्प्लेसमेंट राइट में करा, फोर्स इधर की तरफ लगा, तो ये जो होगा, ये अगर एफ नेट जीरो है यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाएगा। इक्विलिब्रियम का सिंपल मीनिंग है एफ नेट जीरो, जिस जगह पे नेट फोर्स जीरो होगा वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन बनेगी। और इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे अगर तुमने उसको डिस्प्लेस करा राइट में, फोर्स लेफ्ट में आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस, फोर्स अपोजिट टू, जो फोर्स है, फोर्स अपोजिट टू एक्स आ गई, एक्स की अपोजिट आ गई, समझ में आ रही बात, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। क्योंकि जहां से तुमने डिस्प्लेस करा पार्टिकल वही उधर की तरफ ही वापस जाना चाहता है, तो ये क्या बन जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाएगा। तुम अगर इधर डिस्प्लेस करो और फोर्स इधर की तरफ लगने लग जाए, यानी कि तुमने डिस्प्लेसमेंट अगर लेफ्ट में किया होता, तुमने अगर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ दिया होता, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ दिया होता और फोर्स इधर की तरफ लग रहा होता, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, यानी कि एक फिक्स पोजीशन के जिसके अबाउट नेट फोर्स जीरो था, जिस पोजीशन पे, वहां से अगर तुम डिस्प्लेस करोगे तो पार्टिकल वापस वहीं आना चाहता है, तब जाकर के वो स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि तुमने डिस्प्लेस राइट में करा तो इस पे फोर्स भी राइट में लग गया, राइट में डिस्प्लेस करा फोर्स राइट में लग गया, लेफ्ट में डिस्प्लेस करा इसे फोर्स लेफ्ट में लग गया, तो ये क्या बन जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो क्या बन जाएगा बेटा, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। इक्यूएलएम मतलब इक्विलिब्रियम को लिख देता हूँ मैं, और ये बन जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई एक जगह फोर्स तो जीरो था, लेकिन वहां से जैसे डिस्प्लेस करा पार्टिकल वहां से दूर ही भाग गया, वापस लौट के ही नहीं आया, तो ये क्या बन जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करा उसी डायरेक्शन में फोर्स लग के उसको दूर भगा दिया, तो क्या बन जाएगा, अनस्टेबल। समझ में आ गई ये बात, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमारे जो काम की है वो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और हमारे काम की ये क्यों है स्टेबल इक्विलिब्रियम काम की क्यों है, क्योंकि हम चार्जेस के इक्विलिब्रियम से ऑसिलेशन पढ़ेंगे। पार्टिकल इसमें क्या करेगा, ऐसी कंडीशन अगर बनेगी तो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट। समझ में आई क्या बात, लेफ्ट एंड राइट, तुम जैसे राइट में छोड़ोगे, राइट में ले जाओगे वो वापस लौट के आ जाएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा फिर वापस लौट के आ जाएगा, तो ये ऑसिलेट करेगा। पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, पार्टिकल कैन ऑसिलेट, पार्टिकल कैन ऑसिलेट। इस केस में क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्या है कि पार्टिकल कैन ऑसिलेट अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है उसके अबाउट ऑसिलेट कर सकता है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ऐसी सिनेरियोज हमारे पास में बन रहे होंगे तो हम देखेंगे उसमें कि वो पार्टिकल ऑसिलेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सब चीज़ें हमें चेक करनी है उसके अंदर। तो मान लो एक सिनेरियो देता हूँ मैं तुम्हें, एक सिनेरियो देता हूँ, और खैर मैं तुम्हें अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो मैं उसके वो भी बता देता हूँ कि उसमें एसएचएम की कंडीशन क्या बनेगी। क्योंकि अगर ऑसिलेशन हो रहा है और स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं अनस्टेबल।
हेडिंग ही लगा देते हैं ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो जब तुम्हें नोट्स मिलेंगे। और इसको बोल देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम तो होगा जब नेट फोर्स 0 होगा, और इसमें पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब इसमें ध्यान से सुनो। अगर इफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर फोर्स जो आ रहा है, फोर्स एक्स के अपोजिट तो है लेकिन वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शन में आ गया, ये कंडीशन होती है एसएचएम की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो हम लिखेंगे कि फोर्स को माइनस एक्स के प्रोपोर्शन में आ रहा है तो फोर्स को माइनस के एक्स के इक्वल निकालेंगे, तो ये के बन जाएगा फोर्स कांस्टेंट, और पार्टिकल का मास m है तो टाइम पीरियड 2 m में के बनता है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो बनती है वो ऑन रूट k/m बनती है, √k/m एंगुलर फ्रिक्वेंसी बनती है। तो हम अगर फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शन में आ रहा है x⁻1 के, माइनस ऑफ x⁻1 के, माइनस तुम्हें बता रहा है कि इस x के अपोजिट है, जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट है। तो अगर तुम साइन ना भी लगाओ तो तुम्हें पता होना चाहिए फोर्स अपोजिट आना चाहिए। माइनस सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी उसका इक्वेशन में कोई लेना देना नहीं है ना। बस ये कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट फोर्स है, और अगर वो पावर x की 1 के प्रोपोर्शन में आ रहा है तो वो एसएचएम करेगा। और उसके लिए F इक्वल टू माइनस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अगर माइनस के एक्स में के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बन रहा है तो टाइम पीरियड 2.m/k बनता है। ये एसएचएम की कंडीशन होती है और उसके टाइम पीरियड होता है ये। तो इस सब को यूज करके हम टाइम पीरियड वगैरह ऑसिलेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास में कि तुम्हारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक ये क्यू चार्ज पार्टिकल है सिमेट्रिकली, ये भी क्यू चार्ज पार्टिकल है, एक ही एक्सिस पे रखे हुए हैं। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इनके बीच में एक और चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। समझ में आई बात? इन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक और चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ये बोल दिया मैंने, और वो माइनस क्यू चार्ज है। समझ में आई बात? और ये दो एक्सिस हैं तुम्हारे पास में, एक तो ये एक्सिस है इधर की तरफ ही, ठीक है, एक तो ये एक्सिस इधर की तरफ ही, इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, और एक ये एक्सिस हमारे पास, ये वाई एक्सिस बोल दिया इसको हमने। क्या बोल दिया बेटा? वाई एक्सिस। अब हमें ये देखना है कि कौन से एक्सिस में ऑसिलेशन होगा, कौन से एक्सिस के अंदर ऑसिलेशंस होंगे। अगर मैं डिस्प्लेस करूं एक्स में, वाई में, पार्टिकल विल ऑसिलेट, पहले तो ऑप्शन ये बताना है। क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन पार्टिकल कैन ऑसिलेट। पहला है एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर सकता है, दूसरा है वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर सकता है। बताना एक तो ये, दूसरा दूसरा ये बताना है ये किसी के ये सेकंड क्वेश्चन है कि फॉर ऑसिलेशन इफ इट इज एसएचएम फॉर ऑसिलेशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड, स्मॉल एम्पलीट्यूड बोल रखा है, स्मॉल एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन है अगर ऑसिलेशन स्मॉल एम्पलीट्यूड का इफ इट इज एसएचएम देन टाइम पीरियड कितना होगा, ये बताना है। कौन से एक्सिस के अलोंग वो ऑसिलेट करेगा, और अगर वो ऑसिलेशन टाइम पीरियड बनता है स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देने पर स्मॉल एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन, अगर वो एसएचएम बनता है तो उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताओ। सबसे पहले मैं इसको डिस्प्लेस करके देखता हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग ही, सोल्व करके बताता हूँ मैं तुम्हें एक क्वेश्चन, अगला तुम करना। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ। जैसे मैं एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करूंगा, इसको वाई एक्सिस को हटाते हैं इसमें, एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने इसको भाई सबसे पहले तो गिवन ये था क्वेश्चन में, पूरे पैरामीटर्स गिवन कर देते हैं। ये डिस्टेंस ए है, ये भी ए है, मिड पॉइंट पे था ये डिस्टेंस ए और ए है, ये मिड पॉइंट पे था चार्ज से, तो जितना फोर्स यहाँ पे लग रहा था इसका, उतना ही फोर्स इसका लग रहा था। सेम फोर्स लग रहे थे, एफ और एफ बराबर लग रहे थे, तो एफ नेट यहाँ पे 0 था, एफ नेट 0 था, तो ये इक्विलिब्रियम तो था, इक्विलिब्रियम तो था। अब जैसे ही मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग इसको डिस्प्लेस किया, मान लो राइट में किया, तो फोर्स लेफ्ट में आना चाहिए अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो। यहाँ से जैसे ही मैंने लेफ्ट में डिस्प्लेस करा इसको, ये एक्सिस मान लो यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया मैंने, इस लोकेशन पे था वो पहले, यहाँ से मैंने इसको डिस्प्लेस किया है,
और यहाँ पे ले गया मैं, इसको डिस्प्लेस करके मैं इधर की तरफ ले गया, यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है मान लो, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स छोटा हो या बड़ा हो, फोर्स उसके अपोजिट आना चाहिए, यहाँ पे लेके गया। तो अब जो इसको मैं 1 बोलूँ और इसको 2 बोल दूँ, तो ये F1 और F2, F1 बराबर F2 आ जाएंगे यहाँ के, क्योंकि मिड पॉइंट है। समझ में यही बात। जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो F1 की वजह से ये 2 की वजह से आने वाला फोर्स और ये 1 की वजह से आने वाला फोर्स, F1 की वजह से आने वाला फोर्स F1 इधर, F2 की वजह से आने वाला फोर्स इधर। अब क्योंकि चार्ज कैपिटल Q इस वाले कैपिटल के पास में आ गया, तो इस नेगेटिव चार्ज को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F2 जो होगा वो ज़्यादा होगा F1 से। तो F नेट जो होगा वो F नेट वो बन जाएगा F2 माइनस F1 और टुवार्ड्स राइट। तो ये क्या बन जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बन जाएगा बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तुमने राइट में खिसकाया इस पार्टिकल को, राइट का क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं दोनों के दोनों, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि डिस्टेंस कम होगी ये, और अगर डिस्टेंस कम होगी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर की तरफ भागता हुआ चला जाएगा, इस पर जाकर टकरा जाएगा और वापस लौट के नहीं आएगा, तो इसलिए क्या बन जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो नो ऑसिलेशंस, इसमें तो नो ऑसिलेशंस, नो ऑसिलेशंस अलोंग एक्स एक्सिस में कोई ऑसिलेशन नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, सेकंड वाई एक्सिस के अलोंग चेक करते हैं। तो वाई एक्सिस के अलोंग चेक करेंगे तो मैं मान लेता हूँ वाई के अलोंग मैंने डिस्प्लेस किया इसको, वाई के अलोंग मैंने डिस्प्लेस कर दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाई से मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर दिया इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इसका मैंने वाई ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे डिस्प्लेस करके देखा तो इसकी वजह से आने वाला फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इसकी वजह से आने वाला फोर्स इधर की तरफ लगेगा। दोनों जो फोर्स होंगे अट्रैक्शन टाइप के होंगे, तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे और दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। क्यों, मैं सीधा बोल देखो चार्जेज इक्वल हैं, ये चार्ज वैसे सेम है, तो के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर लगेगा। और अगर ये ए और ये वाई दोनों के लिए सेम है, तो ये डिस्टेंसेज आर आर भी सेम होंगे, तो जो फोर्स लगेंगे वो दोनों सेम लगेंगे। तो मैं सीधे लिख सकता हूँ कि जो फोर्स लगेंगे वो एफ और एफ लगेंगे इधर की तरफ, मान लो एफ है तो इधर की तरफ भी एफ होगा। मान लो ये एंगल थीटा है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट इधर की तरफ जो आएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट, तो इधर की तरफ आने वाला एफ साइन थीटा, भाई अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, तो एफ साइन थीटा इधर और इसका एफ साइन थीटा इधर, तो कट जाएगा, एफ साइन थीटा कट जाएगा। इस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा, एफ कोस थीटा प्लस एफ कोस थीटा, 2f कोस थीटा, और ये एफ नेट है। और ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर दिया, नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, एफ कोस थीटा और एफ कोस थीटा। समझ में आई क्या बात, ये एफ नेट है नीचे की तरफ, तो ये ऑसिलेशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा। जैसे ये क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगा, अब ये इधर की तरफ खींचेगा, इधर की तरफ, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ, तो इस पॉइंट के अबाउट ही ऑसिलेट तो कर सकता है। अब ऑसिलेशन करेगा तो नेट फोर्स लिखो इस पे, एफ नेट जो लिखा जाएगा वो 2f कोस थीटा से लिखा जाएगा। ये डिस्टेंस अगर r लिख दी जाए तो r क्या बन जाएगा बेटा, ये r बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कोस थीटा क्या बन जाएगा बेटा, कोस थीटा बन जाएगा x अपॉन में कोस थीटा बेस अपॉन में y अपॉन में r, कोस थीटा बन जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस y अपॉन में r। फोर्स लिखो, एफ नेट कितना बनेगा, देखो फोर्स लिखो, नीचे की तरफ आ रहा है, एक तो y के अपोजिट है, तो मैं इसको एफ नेट को, अगर ये मैं y डायरेक्शन को और पॉजिटिव मान लिया, जिधर डिस्प्लेसमेंट लिया, तो ये माइनस का 2f कोस थीटा नेट फोर्स है, ताकि साइन के साथ ही आंसर आ जाए। अदरवाइज हमें पता है ऑसिलेशन करेगा तो हम सीधा मैग्नीट्यूड भी चेक कर सकते हैं कि साइन वाइन तो हमें पता ही है कि ऑसिलेशन कर रहा है, तो साइन को कंसिडर करने की दोबारा जरूरत है नहीं। तो हम करेंगे एफ नेट जो बनेगा वो 2f कितना बन जाएगा बेटा, के क्यू अपॉन में के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। भाई इसका एफ कोस थीटा इधर और इसका एफ कोस थीटा इधर, दोनों एफ कोस थीटा ऐड कर दे, 2f कितना लगेगा दो के बीच में, के क्यू क्यू अपॉन में ये वाला आर स्क्वायर, इतना अट्रैक्शन का फोर्स इंटू कोस थीटा कर देंगे, तो वर्टिकली डाउनवर्ड नेट फोर्स आ गया। माइनस में लिख लेते हैं क्योंकि y के अपोजिट हमने मान रखा है, तो -2 इंटू के क्यू क्यू, कोस थीटा की वैल्यू बेटा x अपॉन वाई अपॉन में r, तो ये y अपॉन में r, तो ये बन जाएगा -2 के क्यू क्यू इंटू वाई अपॉन में आर क्यूब, वाई अपॉन में आर क्यूब। ये नेट फोर्स जो है वो -2 के क्यू क्यू वाई के प्रोपोर्शन में तो आ रहा है, भाई तुमने जिस तरह डिस्प्लेसमेंट करा उसकी पावर 1 के प्रोपोर्शन में तो आ रहा है और उसके अपोजिट भी आ रहा है, लेकिन नीचे आर क्यूब है, आर क्यूब को लिखो, आर क्यूब क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये नेट फोर्स होगा। इसमें ऑसिलेशन तो होगा लेकिन ये एसएचएम की इक्वेशन तो हमें नहीं दिख रही है, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है स्मॉल एम्पलीट्यूड्स। क्या, स्मॉल एम्पलीट्यूड यानी कि ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या है, वाई होगा, यानी कि वाई वेरी स्मॉल है। वाई अगर वेरी स्मॉल है तो हम बोल सकते हैं कि जो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा उसको नियरली ए स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर जो 3/2 है
उसको ए स्क्वायर की पावर 3/2 यानी कि उसको नियरली ए क्यूब लिखा जा सकता है। पावर 2 से 2 कट गया। क्लियर है क्या बात? तो जो नेट फोर्स बनेगा बेटा उसको माइनस के क्यू क्यू अपॉन में वाई अपॉन में ए क्यूब लिखा जा सकता है। ये नेट फोर्स जो बना बेटा ध्यान से देखो, ये माइनस के क्यू क्यू अपॉन में ये कितना बन जाएगा, ए क्यूब इंटू वाई। समझ में आ गई बात? ये जो एफ नेट इक्वल टू माइनस का के इक्विवेलेंट इंटू एक्स, के इक्विवेलेंट इंटू वाई, इसकी तरीके से कंपेयर करें तो जो के इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट आएगा वो के क्यू क्यू अपॉन में ए क्यूब की तरह आ जाएगा। और ये पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है तो ये एस एच एम भी करेगा। एस एच एम करेगा तो के इक्विवेलेंट अगर इतना आ गया तो टाइम पीरियड बेटा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में के। अगर मास पार्टिकल इसका m है तो इस पार्टिकल का मास अगर m दे दिया जाए तो ये दोनों फिक्स मानने पड़ेंगे हमें, ये दोनों फिक्स मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पार्टिकल का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बन जाएगा। क्लियर है? और टाइम पीरियड बन जाएगा क्लियरली अगर लिखना चाहें फाइनल आंसर तो के की वैल्यू रख देंगे, के इक्विवेलेंट जो है फोर्स कांस्टेंट है 2 पाई। ये वाला के देखो, ये वाला के और ये वाला के अलग अलग है क्योंकि ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला के है और ये फोर्स कांस्टेंट के वाला के है। तो इसलिए हमने के इक्विवेलेंट लिख दिया फोर्स कांस्टेंट को, के इक्विवेलेंट। तो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में के इक्विवेलेंट लिखूंगा तो के क्यू क्यू अपॉन में ए क्यूब ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट m इंटू ए क्यूब अपॉन में के इंटू क्यू। और के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन तो वो अंदर चला जाएगा। ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m ए क्यूब अपॉन में क्यू। ऐसा भी लिखा जा सकता है, के की वैल्यू अगर रख दें तो ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यार हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और अलग अलग इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, है ना। दूसरा अगर मैं क्वेश्चन करना चाहूँ कि एक चार्ज का वही ओरिएंटेशन है तुम्हारे पास में, सेम ओरिएंटेशन है लेकिन इस बार चार्ज अलग रख दिया हमने। चार्ज कैसे रख दिया, नेगेटिव चार्ज के बजाय हमने रख दिया पॉजिटिव चार्ज। इस बार हमने नेगेटिव चार्ज के बजाय रखा है बेटा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की बजाय पॉजिटिव चार्ज रख दिया प्लस क्यू। तो अब इसका इक्विलिब्रियम किस तरफ आएगा, ऑसिलेशन किस तरफ हो सकता है अगर मैं चेक करना चाहूँ तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज अगर मैं वाई में डिस्प्लेस कर दूंगा ना बेटा तो ये भी इधर रिपेल करेगा, ये भी इधर, नेट फोर्स ऊपर की तरफ ये भाग जाएगा, वाई डायरेक्शन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगी। इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम एक्स में ही आएगी क्योंकि यहाँ पे दोनों, ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये वाला इधर रिपेल कर रहा है और दोनों रिपेल करके इसको इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं क्योंकि मिड पॉइंट पे है तो नेट फोर्स तो 0 है। अगर मैं इसको राइट में खिसका दूंगा यहाँ पे तो इसका रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा तो वापस नेट इधर की तरफ ही आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से लिख देता हूं मैं कि इफ Q इज डिस्प्लेस्ड slightly along x axis by distance x, स्लाइटली यानी कि बहुत छोटा डिस्टेंस x में डिस्प्लेस कर दिया गया तो will it oscillate, will it perform SHM, will it perform SHM, if yes then calculate angular frequency of oscillations, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुम्हें कैलकुलेट करनी है, ANGULAR एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। अब हमें पता है, अभी हमने चेक करा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट तो करेगा, क्या SHM करेगा वो हमें चेक करना है बस। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको एक्स में डिस्प्लेस कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, उसके लिए हम इसको एक्स में डिस्प्लेस कर देंगे और एक्स में डिस्प्लेस करके हम इस पर नेट फोर्स लिखने की कोशिश करेंगे। मान लिया हमने इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से और यहाँ पे ले गए इसको, और ये एक्स हमें स्मॉल मानना है, लास्ट में एक्स डिस्प्लेस किया और हम यहाँ पे ले गए तो इस वाले चार्ज की वजह से रिपल्शन का फोर्स इधर की तरफ आएगा और इसकी वजह से इधर की तरफ, ये मान लो 1 है और ये 2 है तो F1 का रिपल्शन इधर, F2 का रिपल्शन इधर। ऑब्वियस ही बात है F2 बड़ा होगा तो F नेट जो आएगा वो माइनस ऑफ F2 माइनस F1 आ जाएगा। भाई F2 बड़ा है F1 में से तो F2 माइनस F1 नेट फोर्स होगा वो इधर की तरफ होगा, तो एक्स के अपोजिट है तो माइनस लगा दिया हमने। तो हम क्या कर देंगे, माइनस ऑफ F2 माइनस F1। F2 कितना बन जाएगा, देखो टोटल डिस्टेंस पहले मिड पॉइंट पे था a माइनस एक्स, तो अभी ये डिस्टेंस बच गई यहाँ से डिस्टेंस तो बच गई कितनी, a माइनस एक्स, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी a प्लस एक्स। इसलिए डिस्टेंस बढ़ने से इसका फोर्स कम हो गया, रिपल्सन का, उसका रिपल्सन का फोर्स बढ़ गया तो वापस उसी तरफ आ जाएगा।
तो ये ऑसिलेशन तो करेगा, यहीं से बता सकते हैं। ऑसिलेशन तो करेगा क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस में स्टेबल है, ये वाई एक्सिस में स्टेबल नहीं है। तो नेट फोर्स जो लगेगा इस पे वो बन जाएगा बेटा माइनस ऑफ F2 कितना बन जाएगा, इसकी वजह से आने वाला ये फोर्स के क्यू क्यू अपॉन में ए माइनस एक्स का स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और उसमें से माइनस करना है के क्यू क्यू अपॉन में दूसरे का फोर्स ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भाई यहाँ से जो फोर्स लगे ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर, और यहाँ से लगे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर की तरफ, और जो बड़ा है उसमें से छोटा फोर्स माइनस कर दिया, और वो डायरेक्शन उसकी नेगेटिव है। एफ नेट माइनस के क्यू क्यू तो कॉमन आ गया, और ये बन जाएगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और एलसीएम लेकर के कैलकुलेट कर लिया। माइनस के क्यू क्यू, नीचे तो देखो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, भाई इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो पावर दोनों में ही स्क्वायर लगा दो यहाँ से हटा करके, और फिर ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, और उसकी होल स्क्वायर। यहाँ पे चेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस से कट जाएंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x आएगा, और यहाँ पे माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस 2x, तो टोटल क्या बन जाएगा 4ax, इसको सोल्व करोगे तो 4ax बनेगा। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी तुम कर सकते हो ये कैलकुलेशन, कोई बहुत मुश्किल नहीं, मैंने समझा भी दी है। माइनस के क्यू क्यू इंटू 4a इंटू, अगर इसको मैं बाहर ले लूँ तो ये x अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है। फिर से अगर x बहुत बहुत छोटा है a से, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को नियरली ए स्क्वायर ही लिखा जा सकता है, और हम ये नेट फोर्स अगर देखें तो माइनस का के क्यू क्यू इंटू 4 इंटू ए इंटू एक्स अपॉन में नीचे ये ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर लिख देंगे तो उसकी पावर 2 ए की पावर 4 बन जाएगा, तो एक ए से कट जाएगा तो ए की पावर 3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 4k इंटू अपॉन में ए क्यूब इंटू एक्स, और के को रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का क्यू अपॉन में पाई एप्सिलॉन नोट ए क्यूब इंटू एक्स, ये एफ नेट आ रहा है। और ये एफ नेट देखोगे तो एफ नेट माइनस के इक्विवेलेंट इंटू एक्स के हिसाब से आ रहा है, तो एस एच एम करेगा, एस एच एम करेगा, तो के इक्विवेलेंट जो बन रहा है बेटा इसका के क्यू क्यू अपॉन में पाई एप्सिलॉन नोट ए क्यूब। बस कैलकुलेशन चेक कर लेना, कंसेप्ट बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो रखी हो, तो वो एक बार तुम देख लेना, बाकी सही करते आ रहे हैं अभी तक। तो के इक्विवेलेंट आ गया, तो टाइम पीरियड कितना बन जाएगा, ओमेगा निकालना, ओमेगा रूट एम बाई के होता है, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन में के इक्विवेलेंट जो फोर्स कांस्टेंट आएगा, एम अपॉन में के इक्विवेलेंट करेंगे तो क्यू क्यू अपॉन में जो है पाई एप्सिलॉन नोट ए क्यू वो ऊपर चला जाएगा, तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनेगी वो बन जाएगी बेटा कितना, पाई एम एप्सिलॉन नोट ए क्यूब अपॉन में क्यू क्यू। टाइम पीरियड भी निकालना होता तो हम निकाल सकते थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई गई है तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा से निकाला जा सकता है। किससे निकाला जा सकता है बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा से टाइम पीरियड भी निकाला जा सकता है। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन हम अलग अलग जगह पे कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके के इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन सारी की सारी हमेशा सेम ही रहेंगी। मैं तुम्हारे लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे के जाता हूँ जिसको तुम ट्राई करना घर पे, और अगर नहीं हो तो तुम्हें पता ही है, फिर तुम आकर के अपने डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन सुनोगे क्या बनेगा, ये होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक रिंग है, ठीक है, रिंग को ऐसे रखा हुआ है वर्टिकल, रिंग है ये, और रिंग की एक्सिस पे कितना फोर्स लगता है कब, किसी एक्स के साथ में, वो मैंने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करवा रखा है, तुम कर सकते हो इसको, है ना। तुम्हें आगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में जाने की भी जरूरत नहीं है, इसी से तुम कर सकते हो, मैंने करवा रखा है, तो तुम ट्राई कर सकते हो इसको, ठीक है। इसमें वाई एक्सिस के अलोंग अगर तुम चले जाओगे तो वाई एक्सिस के अलोंग कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे तुम्हें चार्ज क्यू को रखना है, स्मॉल क्यू चार्ज को रखना है, ठीक है। और नीचे की तरफ ग्रेविटी है जी, नीचे जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये, और इसका मास है m, क्यू चार्ज है और मास m है। रिंग पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और इसकी रिंग की रेडियस जो है बेटा वो कितनी है r। तो इस पे अगर मैं देखूंगा तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा, उस नीचे की तरफ जो लगने वाले फोर्सेज हैं, उन फोर्सेज के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो
mg एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ एक तरफ नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ क्यू रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। इन फोर्सेस को बैलेंस करके देखना है हमें, और ये बताना है कि अ, जो हाँ, फाइंड नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस पॉसिबल ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कितने इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉसिबल हैं, ये वाई एक्सिस है। एंड ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, हाउ मैनी ऑफ देम आर स्टेबल इक्विलिब्रियम, हाउ मैनी ऑफ देम आर स्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा, इफ देर आर पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम then will particle perform SHM if displaced slightly along axis, एक्सिस के along अगर मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दूं तो क्या उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो SHM करेगा? इफ यस देन फिर उसका टाइम पीरियड कितना होगा ऑसिलेशन का, फिर उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। तो ये क्वेश्चन है, और ऊपर भी 2 क्वेश्चंस थे तुम्हारे होमवर्क, तो आज के टोटल 3 होमवर्क में क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास में। ठीक, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे थे, तो मैं एक साथ कर देता हूँ इन क्वेश्चंस को, और एक क्वेश्चन ऊपर भी था, ये क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास में। ठीक है, तो टोटल ये 3 क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास में जो तुम्हें करके लाने हैं। एक तो ये क्वेश्चन है, उसके अलावा हाँ, एक तो ये क्वेश्चन है, उसके अलावा तुम्हारे पास ये क्वेश्चन हैं। तो ये तुम्हारे होमवर्क के क्वेश्चन हैं ना। आज तुम्हें ये क्वेश्चन ट्राई करके आने, ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। एक तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क, उसके बाद में ये क्वेश्चन भी होमवर्क है तुम्हारा जो करके लाना है, और उसके बाद में ये क्वेश्चन होमवर्क है, और ये 4 क्वेश्चन हैं, और चारों अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम्हें पता है फिर कहाँ आना है, डाउट ग्रुप में आकर के तुम डिस्कशन कर सकते हो। उसके अलावा जो तुम्हारा होमवर्क है भाई, बुक्स वगैरह से तुम्हारा मटेरियल जो भी उसके पास, तुम उससे खुद से सोल्व कर सकते हो। एससीवी वगैरह से तुम ये होमवर्क कर सकते हो, और इरोडो वगैरह से ये होमवर्क कर सकते हो, एसबीटी में ये होमवर्क कर सकते हो, पाथ फाइंडर के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा तुम कोई बुक फॉलो करते हो तो तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। अभी तक हमने इतने 3-4 लेक्चर में ये इतना सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, और इसके अलावा तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम यार डाउट डिस्कशन ग्रुप में आकर के पूछ सकते हो। आज के लिए मतलब इतना ही है, अभी जो हमने पढ़ा आज के लिए बहुत है, और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हमने सोल्व करी हैं। तो उसके अलावा तुम्हें कोई भी डाउट हो तो डाउट ग्रुप में आके पूछ सकते हो। बाकी डन है आज का लेक्चर। तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और टेलीग्राम चैनल पे आके ज्वाइन कर लेना क्लासेस की अपडेट्स और नोट्स वगैरह के लिए। कोई क्वायरी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, डाउट ग्रुप पे जाकर के ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे डाउट डिस्कशन होते हैं। 10:30 PM पे मैं भी लाइव आता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे डिस्कशन लाइव बच्चे मुझसे खुद से डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।